गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे। बालक का स्वप्न, यानी बालक होता है उसके सपने के बारे में हम पढ़ेंगे। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुनकर बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था। यानी कि एक सेठ के एक लड़का होता है, वो नौकरी कर रहा होता है, तो उसे एक रात, जब वो रात को सो रहा होता है तो उसे सपना आता है और सपने में वो चिल्ला उठता है और सपने में वो बोलता है कि ओहो मेरा ऐसा भाग्य है। और यह चिल्लाने की जब आवाज़ सुनता है तो सेठ उसे जगाकर पूछता है, अरे क्यों चिल्ला रहा था। वह लड़का कहने लगा, यूं ही, खास बात नहीं। और लड़के ने कहा कि मैं तो यूं ही चिल्लाया था, कोई खास बात नहीं है। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पूछी पर वह टाल गया और अगले दिन फिर सेठ उसे सपने की बात पूछता है और वो लड़का उस बात को टाल देता है। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा और जिस दिन उसको सपना आया था उस दिन से जो लड़का है, बालक है, वो छुप करके पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, कहा सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। फिर सेठ कहता है, लड़का तू मुझे या तो अपनी सपने की बात बता या फिर मेरे यहाँ पे काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी। और लड़का था वो बहुत ही समझदार था, चालाक था, तो उसने वो नौकरी छोड़ दी। उसने पढ़ाई चालू रखी और अपनी पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुम्हें अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चय था। यानी कि जब वो लड़का होता है उसको सेठ निकाल देता है तो वो जमींदार के यहाँ, जमींदार यानी एक बड़ा किसान होता है, तो बड़े किसान के यहाँ नौकरी करने लग जाता है। और एक दिन जमींदार के यहाँ सेठ कपड़े लेकर आता है, कपड़े बेचने आता है। तो वहाँ पे सेठ उस लड़के को काम करते हुए देख लेता है और जमींदार को बताता है कि इस लड़के को जब ये तुम्हारे से पहले ये मेरे घर में काम करता था तो इसे एक सपना आया था और इसने सपने की बात मुझे नहीं बताई, तो मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया है। तो जमींदार सोचता है कि इसको ऐसा कौन सा सपना आया था, तो वो भी लड़के को बुलाता है और बुलाकर कहा, लड़की या तो तू मुझे अपने सपने की बात बता दे, अन्यथा मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, या तू यहाँ से निकल जा। तो लड़का था वो, उसमें बहुत ही लगन, यानी बहुत अच्छी लगन थी और कठोर निर्णय वाला लड़का था। तो उसने कुछ भी नहीं बताया और वहाँ से नौकरी से वो अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा और लड़के ने जो अपनी पढ़ाई थी, अपना अध्ययन था, उसे चालू रखा। ये वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। और वो कैसे करके और सेठ और जमींदार के वहाँ से निकाला जाने के बाद में वो राजा था, राजा के यहाँ एक साधारण सा नौकर हो गया, साधारण सी नौकरी करने लगा। फिर धीरे धीरे अपनी चतुराई से उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के वहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। तो एक दिन लड़का, जो जमींदार होता है, वो राजा के महल में किसी काम से गया। वहाँ उसने उस लड़के को देख लिया, मंत्री को, और उसे पहचान लिया और उसे सारी बात सुनाई कि इसको सपना आया था और सपने की बात इसने नहीं बताई, तो हमने इसको निकाल दिया। तो राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ स्वप्न देखा था। तो मंत्री को राजा बुलाता है और बुलाकर कहता है कि मंत्री जी, आपने जब आप सेठ के यहाँ नौकरी करते थे तो क्या आपने कोई सपना देखा था? आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। और फिर राजा कहता है कि या तो मुझे अपने सपने की बात बताओ या फिर दंड के लिए, सजा के लिए तुम तैयार हो जाओ। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया और मंत्री ने सपना बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राज्य
इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें से माँ कौन सी और बेटी कौन सी है। तो जब मंत्री जी ने सपना बताने से इनकार कर दिया तो राजा ने उनको जेल में डाल दिया, उनको कैद कर लिया। और कुछ दिन बाद में क्या होता है, पड़ोसी राजा होता है वो इस राज्य पे चढ़ाई करने की, आक्रमण करने की सोच लेता है। तो वो अपनी सेना को लेकर इस राज्य की सीमा पे आ जाता है, लेकिन वो वहां से कुछ प्रश्न, कुछ सवाल पूछने के लिए इस राज्य में भेजता है। चतुराई, राजा और मंत्री की चतुराई यानी कितने चालाक हैं वो जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजता और पूछवाता है कि इन 2 घोड़ियों में से माँ कौन सी और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या को कोई हल न कर सका। और राज्य में जितने भी लोग थे, मंत्री थे, नौकर थे, सैनिक थे, सबने अपनी अपनी चतुराई सभी ने लगाई, लेकिन इस प्रश्न को कोई भी हल नहीं कर सका। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था और राजा का जो नौकर था वो मंत्री को जेल के अंदर हमेशा भोजन देने जाता था, उसको खाना पकड़ा के आता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई और उसने सारी बात, उस नौकर ने सारी बात जेल में जो मंत्री था, जो मंत्री लड़का था, उसको सारी बात बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है। और राजा की परेशानी सुनकर, राजा की बात सुनकर कहने लगा कि ये कौन सी कठिन बात है, ये तो बता सकते हैं। दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ और जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। तो राजा कहता है, मंत्री कहता है कि दोनों को, ये कठिन प्रश्न नहीं है, दोनों को नदी में नहलाने के लिए ले जाओ, जो आगे चलेगी वो माँ है और जो पीछे पीछे चलेगी वो बेटी है। तो इस प्रकार से प्रश्न हल हो गया। इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे और इसी प्रकार और अन्य प्रश्न भी 2-3 प्रश्न और भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोच करके उसे हराना कठिन है। और मंत्री जो पड़ोसी राजा था उसने सोचा कि इस राज्य को तो हराना कठिन है, इसको हम नहीं हरा पाएंगे। अपनी सेनाएं हटा ली और अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया और अपने राज्य में लौट गया। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। और उसने इस राज्य में संदेश भिजवाया कि मेरे इतने कठिन प्रश्न थे, जिस व्यक्ति ने इन प्रश्नों को हल किया है हम उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। और इस समाचार से क्या है, राज्य में कौतूहलता फैल गई, यानी आपस में चर्चा होने लग गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी और जो बंदी मंत्री था उसकी पूरे राज्य में चारों तरफ सभी लोग प्रशंसा करने लगे, बड़ाई करने लगे। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया और राजा ने उसको तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया और इसके बाद इस राजा ने भी बहुत सी चल और अचल संपत्ति दे दी। यानी जिस राजा ने अपनी कन्या का विवाह किया था उसने भी बहुत सारा धन संपत्ति दे दी, अपना आधा राज्य दे दिया। और जिस राजा के यहाँ नौकरी करता था मंत्री वो लड़का, उसने भी अपनी बहुत सारी संपत्ति इस लड़के को दे दी। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया, अपने यहाँ पे बुलाया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी उनकी सेवा में जुटे थे और कई और बहुत सारे नौकर चाकर थे, उनकी सेवा में लगे थे। उनकी पत्नी उनके पास बड़े से पलंग पे बैठी, विशाल पलंग पे सुसज्जित कक्ष में बैठी हुई थी और चारों व्यक्ति आसपास बैठे थे। और चारों जो व्यक्ति थे, सेठ, जमींदार, राजा और जो पड़ोसी राजा था जिसने अपनी कन्या का विवाह किया था, वो सब यहाँ पे बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं, मैंने स्वप्न में यही देखा था। और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, ओह मेरा ऐसा भाग्य, नहीं ऐसा सपना देखा था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ऐसा भाग्य। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा न होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान में के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते। सच है कि अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा नहीं करनी चाहिए और उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए।
कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो हम अपनी मेहनत से कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये चैप्टर आपको पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसके शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं। धन्यवाद।